थ्री बॉडी प्रॉब्लम सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड का नाम है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड टाइटल का यूज किसी खास और ताकतवर शख्स के लिए होता है। ये स्टोरी और कैरेक्टर्स पर डीप इम्पैक्ट डालता है। हम 1982 में पहुंचते हैं। यहाँ लंदन में माइक एवंस एक रेस्टोरेंट में विंजय से मिलता है। विंजय लंदन आई है एक एस्ट्रोफिजिक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। विंजय खुश है कि माइक ने उसे याद रखा। माइक को विंजय की फैमिली हिस्ट्री के बारे में सब पता है। वैसे माइक खुद अब अपने डैड की ऑयल कंपनी चला रहा है। विंजय कंफर्म करती है वो कुछ वक्त मिलिट्री बेस में रही और फिर वहां से निकल गई। उसे वहां जेल जैसा फील होता था। माओ के मरने के बाद अब एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है। चेयरमैन माओ एक चाइनीज पॉलिटिशियन थे, मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर थे। बेसिकली ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक रियल इवेंट और इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो इस साइफाई कहानी का बैकग्राउंड है। खैर माइक बताता है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वो आज भी वही इंसान है जिससे विंजय पहली बार मिली थी। माइक कहता है उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो हमेशा ब्राउन स्वॉलो की सब स्पीशीज को बचाने में लगा रहता, या फिर अपने डैड की ऑयल कंपनी के रिसोर्सेज का यूज करके उनकी हेल्प करता। इसीलिए उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। और वैसे भी कभी कभी पावरफुल लोगों से लड़ने के लिए उनसे हाथ मिलाना पड़ता है। विंजय माइक के महंगे कफलिंग्स को छूकर पूछती है वो पावर से एग्जैक्टली कैसे लड़ रहा है। वो उसे ताना मार रही है। बदले में माइक पूछता है उसने उसे क्यों बुलाया है। विंजय कहती है उसने रेड कोस्ट बेस में कुछ किया था। बेसिकली वो यहाँ एलियंस की बात कर रही है। जब विंजय ने उन्हें अर्थ पर इनवाइट किया था उस बारे में बता रही है। आते हैं प्रेजेंट में। विल जैक को कॉल करके याद दिलाता है उसके हॉस्पिटल का डिस्चार्ज टाइम 1 घंटे पहले था। अगर वो उसे पिक करने नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट मैसेज कर दे। थोड़ी देर बाद सॉल विल को लेने आता है। उधर जिन और ऑगी के साथ वेड और डिटेक्टिव क्लेरेंस जैक के मर्डर की सिक्योरिटी फुटेज देख रहे हैं। जिन फुटेज और नहीं देख पाती। ऑगी उसे तसल्ली देते हुए बोलती है कि ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये उसी अजनबी औरत का काम है जो उसके काउंटडाउन के बारे में जानती थी। डिटेक्टिव क्लेरेंस बताते हैं वहां 18 कैमरास थे, पर वो औरत किसी में भी नहीं दिखी। वेड पॉइंट आउट करता है वेरा ने 5 दोस्तों को सिलेक्ट किया था, लेकिन अब वेरा खुद और उसके चूज किए लोगों में से एक मर चुका है। वेड जिन को बताता है उसे 3 सर्कल्स वाली इनविटेशन के बारे में पता है। जिन जानना चाहती है कैसे। वो कहता है ये कितना अजीब है। वो लोग ऑगी को अपना काम छोड़ने को कह रहे हैं, लेकिन जिन को वो खुद रिक्रूट करना चाहते हैं। वेड जिन से कहती है कि वो इनकी हेल्प कर सकती है। ये उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो जैक के मर्डर के जिम्मेदार हैं। जब जिन और ऑगी की अकेले में बात होती है, जिन ऑगी को बताती है कि उसे लगता है सैंटी असली हैं और वो सच में आ रहे हैं। ऑगी कहती है इन एलियंस के लिए काम करने वाले लोग इन्हीं की तरह हैं, यानी इंसान हैं, और ये लोग अपनी पूरी जिंदगी इंसानों से ही तो लड़ते आए हैं। सो बेसिकली उसका हौसला अभी भी बुलंद है। कहीं और डिटेक्टिव क्लेरेंस वेड को बताते हैं उन्होंने माइक एवंस को ढूंढ निकाला है। वो पिछले 40 साल से पब्लिक से दूर है और वो एक पैनामैक्स ऑयल टैंकर पर रहता है। ये टैंकर कम से कम 1000 लोगों को रख सकता है। कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक ये मेडिटेरेनियन सी में है। चलते हैं माइक एवंस के पास। वो अपनी शिप पर है। इसका नाम जजमेंट डे है। यहाँ वो एक छोटी बच्ची के सवाल का जवाब दे रहा है। एक्चुअली वो बच्ची जानना चाहती है क्या वो कभी लॉर्ड से मिल पाएगी। माइक कहता है लॉर्ड जो चाहेंगे वही होगा। उसके हिसाब से लॉर्ड चमत्कार कर सकते हैं, पर अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसमें भी इनकी भलाई होगी। बाद में फेलिक्स माइक को बताता है लंदन में मीटिंग की फाइनल लिस्ट तैयार है। माइक पूछता है जैक का क्या हुआ। फेलिक्स जवाब देता है वो इनके काम नहीं आया। फेलिक्स को लगता है इन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन माइक कहता है लॉर्ड इनके साथ हैं तो इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। ये बोलकर माइक अपने कमरे में जाता है। वो यहाँ एलियंस के स्वरूप और रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है। ये एक फीमेल वॉइस है। वो माइक को इन्फॉर्म करती है कि उसके दुश्मन मीटिंग के बारे में जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि माइक कहाँ है, बल्कि वो उसे देख रहे हैं। ये सुनकर माइक घबरा जाता है। सैंटी माइक से बोलती है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होगा। सैंटी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। डिटेक्टिव क्लेरेंस अपने घर पर हैं। उनका बेटा वीडियो गेम खेल रहा है। वो अपने बेटे से पूछते हैं उसे जॉब मिली या नहीं। रेक जवाब देता है वो एक एंटरप्रेन्योर है।
क्लेरेंस अपने बेटे के डिसीजन से खुश नहीं है। इस पर रेग भी अपने डैड के प्रोफेशन को लेकर उल्टा सीधा बोलता है। क्लेरेंस समझाता है उसकी जॉब उसे अमीर नहीं बनाती, लेकिन वो लोगों की मदद करता है। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर। आप चाहते हैं मैं हर कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं? इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, वक्त लगता है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं फुल टाइम यूट्यूब पर ही फोकस करूं। उसके लिए आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे वॉच रोज के होम पेज पर ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बस बता रही हूँ। वापस आते हैं कहानी पर। सॉल और विल जैक के घर उसकी चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। विल की नज़र खून के धब्बों पर जाती है। उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। सॉल को एक पुराना लंच बॉक्स मिलता है। उसमें कुछ यादगार चीज़ें हैं जिसे जैक ने इतनी दौलत के बावजूद संभाल कर रखा था। दूसरी तरफ जिन को वेड और क्लेरेंस ने बुलाया है ताकि उन्हें जिन से मदद मिल सके। क्लेरेंस चाहते हैं जिन इनके लिए जासूसी करे। उसे मीटिंग में सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। वो जिन को वार्न करते हैं कि वो वहाँ किसी से भी बात ना करे और वो उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जितनी देर वो वहाँ रहेगी उतना ज़्यादा ये अपने दुश्मन के बारे में जान पाएंगे। वहीं माइक अपनी शिप पर सैंटी को लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुना रहा है, लेकिन सैंटी उसे समझ नहीं पाती। माइक समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे वुल्फ लिटिल रेड की ग्रैंडमा के कपड़े पहनकर उसकी तरह दिख रहा है और उसकी तरह बोल रहा है। वो समझाता है कि वुल्फ अपने असली इरादे छुपा रहा था। सैंटी और माइक के बीच सच और झूठ को लेकर डिटेल में बातचीत होती है। आखिर में सैंटी ये फैसला करते हैं कि क्योंकि एक झूठे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो लोग झूठ बोलने वालों के साथ नहीं रह सकते। वो कहते हैं इस वजह से वो इंसानों से डर रहे हैं। माइक उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो से फिर कोई जवाब नहीं आता। बेसिकली सैंटी ने ऐसा लग रहा है कि माइक के साथ इंसानों के साथ ब्रेकअप कर लिया है। रात में जिन मीटिंग के लिए जाती है, वो अंदर देखती है यहाँ और भी लोगों को सिलेक्ट किया गया है। इधर वो अनजान औरत भी है। जब क्लेरेंस उसकी आवाज़ सुनता है, वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो उसे कब्रिस्तान में मिली थी। वो जिनको बताती है कि ये एक तरह का परिवार है। वो जब बहुत छोटी थी तब से इस फैमिली का हिस्सा है और अब जिन के पास भी कोई होगा जो उसे प्रोटेक्ट करे। यहाँ विंजय है। पता चलता है सैंटी के साथ मिलकर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर खुद विंजय ही है, माइक एवंस नहीं। विंजय जिनको देखती है, उसके पास आती है और उसे गले लगाती है। कहती है उसे पता था कि वो यहाँ होगी। बाद में विंजय लोगों को बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी उसने अपने देश को तबाह होते हुए देखा। उसकी फैमिली भी मारी गई। वो कहती है उसने इंसानों को सिर्फ प्रोग्रेस के नाम पर एक दूसरे को काटते हुए देखा है। विंजय बड़े अफसोस के साथ कहती है वक्त गुजर गया, लेकिन लोग अब भी एक दूसरे और अपनी आसपास की दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। विंजय जोर देती है इंसान अपने आप को बचा नहीं सके, लेकिन ये किस्मत वाले हैं। इस यूनिवर्स में ये अकेले नहीं हैं। वो जोर देती है कि क्योंकि सैंटी को अर्थ पर पहुंचने में अभी 400 साल लगेंगे, तो इन्हें दुनिया को उनके वेलकम के लिए तैयार करना होगा। इन्हें आने वाली जेनरेशन को रेडी करना पड़ेगा ताकि वो सैंटी यानी एलियंस का स्वागत कर सकें। अचानक यहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। विंजय लोगों को दिलासा देती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैंटी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी 2 गार्ड्स जिन को लेने आते हैं। अनजान औरत देखती है कि वो जिन को लेकर जा रहे हैं। वो फौरन अपनी गन निकालती है और एक ऑफिसर को गोली मारती है। गन फायर और अफरा तफरी शुरू हो गई है। इसमें कई फॉलोअर्स मारे जाते हैं। अनजान औरत अपनी बंदूक जिन पर तान देती है, लेकिन यहाँ डिटेक्टिव क्लेरेंस आते हैं। वो उस औरत को गोली मार देते हैं और जिन को अपने साथ ले जाते हैं। जिन और ऑगी को किसी सेफ लोकेशन पर पहुंचाया गया है। बाद में लाशों को बैग्स में भर दिया जाता है और जो लोग बच गए हैं उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि अनजान औरत मरी नहीं है, उसके बस पैर में गोली लगी थी, फिर भी वो खिसकते हुए खुद को बचा रही है। कहीं और विल अपनी और जैक की फोटोज देख रहा है। वो जैक की यादगार चीज़ें टेबल पर रखता है। फिर वो एक किताब निकालता है। ये फेरी टेल्स के बारे में है। इसके अंदर जिन का लिखा नोट है। इसमें जिन ने विल को बर्थडे विश किया है। वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है वो सबसे अच्छा है,
वो उम्मीद करती है इनकी स्टोरी इस बुक की कहानी से ज़्यादा खुशनुमा हो। विल जिन को कॉल करता है। वो अभी रास्ते में है और किसी सेफ जगह जा रही है। विल अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना चाहता है। जिन तैयार है बट उसे रहा नहीं जा रहा। उसे विल को सच्चाई बतानी है। जिन कहती है ये ऑक्सफोर्ड 5 के बारे में है और ये सब इनके पैदा होने से पहले शुरू हुआ था। हमें पास्ट दिखाया जाता है। 1984 की बात है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में माइक विंजे को एक शिप दिखाता है। ये वही शिप है जहां प्रेजेंट में नए रिक्रूट्स और फॉलोअर्स को रखा गया है। शिप पर माइक विंजे को अपना रिसर्च बेस दिखाता है। वो बताता है ओशन परफेक्ट जगह है क्योंकि वहाँ ना कोई बॉर्डर्स हैं ना पॉलिटिक्स, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं। वो कहता है कि सैंटी तब से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जब उसने उन्हें मैसेज भेजा था, पर विंजय रेड बेस छोड़कर चली गई थी। फिर वो विंजय को बताता है उसने सबको उम्मीद दी है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। प्रेजेंट में विंजय को इंटेरोगेट किया जा रहा है। वेड बोलता है इन्हें शिप के बारे में पता चल चुका है। वो विंजय से पूछता है शिप पर क्या किया जा रहा है। विंजय कहती है उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सैंटी क्या कर सकते हैं। वो आ रहे हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। साथ ही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक या डिसलाइक जो भी करना है करिए। बाय।